उसका नाम है कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन। आप लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं? कोशिका पढ़े, उसके पहले पढ़े क्या? सामान्य परिचय। ठीक है, तो सामान्य परिचय हो गया, कोशिका हो गया। अब कोशिका विभाजन समझते हैं। कोशिका विभाजन से आप समझे कोशिका का दो भागों में टूटना, यही ना बोल सकते हैं? विभाजित तो होना, उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो सब में आपका अलग अलग तरह का विभाजन होता है। विभाजन कितने प्रकार होते हैं? समसूत्री, अर्धसूत्री, है ना? ऐसे करके आज पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है आपका? कोशिका विभाजन होता क्या है, उसी का है ना। क्या बोला कोशिका विभाजन? बोला गया कि एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाएं बनाती है, तो क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। जैसे आपका देखिए एक कोशिका था यहाँ पे, अब ये धीरे धीरे विभाजित होने लगा, और विभाजित होने के प्रारूप में इसका जैसा भी शेप हुआ, पहले लंबा हो गया, लंबा होकर दो कोशिका बना। ठीक है, अब फिर दोनों क्या हुआ? अलग अलग हो गया। ये हो गया विभाजित हुआ। यही नहीं बोल सकते हैं? विभाजन का सीधा मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। तो अलग अलग होना मतलब एक ही कोशिका जो होता है वो एक ही कोशिका अपने आप को दो अलग अलग भागों में तोड़ लेता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोशिका विभाजन जरूरी क्यों है, उसके पीछे के रीजन क्या है? तो उसके पीछे है वृद्धि और विकास के लिए और प्रजनन के लिए। ठीक है, ये दो मुख्य बातें हैं जिसके कारण कोशिका विभाजन जरूरी है। अगर वृद्धि और विकास या प्रजनन नहीं होता तो कोशिका विभाजन कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास के लिए, जैसे हम लोग का शरीर ही देखिए, नॉर्मली शरीर हम लोग कितना होता है? छोटा होता है। अब शरीर छोटा से बड़ा होते जाता है तो हम लोग का जो स्किन है वो भी तो बढ़ता है ना। जितने भी ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उस सबका विस्तार होता है। तो विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि उसका सेल बढ़ेगा तब तो। क्योंकि हम लोग पढ़े क्या थे कि कोई भी जो अंग होता है, ऑर्गन्स, तो सब किसका बना होता है? कोशिका का, है ना। तो कोशिका का विस्तार होगा, कोशिका बढ़ेगा तभी तो सेल अंग बनेगा। अंग बनेगा तो अंग मतलब ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। यही ना बोल सकते हैं? तो कोशिका का विस्तार होगा तब क्या होगा? आपका अंग का निर्माण होगा। तो यहाँ से सेल डिवीजन जरूरी क्यों है? तो वृद्धि और विकास के लिए, और दूसरा प्रजनन के लिए। अब समझते कि सेल डिवीजन में क्या क्या होता है। देखिए यही तो उस दिन भी था कि कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से बनेगा आपका अंग, अंग से अंगतंत्र और जीव। यही है, किसी भी चीज का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। ठीक है, ये पूरा आपका 5 टर्म है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बना? जीव, ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए, वही चीज हम बताया है कि ये कोशिका था, कोशिका से आपका उत्तक बना, टिश्यू, उत्तक से बना आपका अंग, अंग से बना आपका अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बना? जीव बना। फिगर के रूप में दिखाया गया है। कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से जीव बना है। ठीक है, आइए। अच्छा, कोशिका विभाजन ये तो सबसे पहले कोई ना कोई खोज भी किया होगा। जैसे कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका विभाजन भी कोई देखा होगा। तो उसी में एक नाम आता है वैज्ञानिक का, किसका? विरचाओ। किसका? विरचाओ। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा? विरचाओ महोदय ने। ठीक है, इसने बोला क्या कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल बोलते हैं। जैसे दो नया कोशिका बन रहा है तो कैसे बनेगा? तो पहले से जो कोशिका हमारे शरीर में मौजूद है या कहीं भी है, वही कोशिका क्या होता है? दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो जो कोशिका जो अलग अलग भागों में टूटता है तो वो टूटने वाली कोशिका क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल बोलते हैं, मातृ कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? मातृ कोशिका। यही बोला है। विरचाओ कहना क्या था कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, जिसे क्या बोलते हैं? मातृ कोशिका। देखिए ये हो गया आपका मातृ कोशिका। ये इसी से दो अलग अलग कोशिका बना है। आज जो दो अलग अलग कोशिका बनेगा उसको बोलेंगे डॉटर सेल, मतलब संतति कोशिका। ये आपका हो गया मातृ कोशिका। ठीक है, जिससे दो कोशिका बना, तो जिससे बना कोशिका उसको बोलेंगे मातृ कोशिका, मतलब कि पेरेंट सेल।
और जो नया कोशिका दुगो बन के आया उसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। बात समझ रहे हैं? तो नॉर्मली सब लोग समझ सकता होगा। इधर से आप लोग पेरेंट सेल डॉटर सेल में क्या अंतर है? तो पेरेंट सेल जो कोशिका विभाजन हुआ, ठीक है, वो हो गया पेरेंट सेल। और होने के बाद जो नया नया कोशिका बना दुगो उसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। कोई दिक्कत इधर से आप लोग नहीं? चलिए, इसको किसने बताया था? विरचाओ। कब? 1855। तो सवाल पूछेगा आपसे कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा या किसने बताया? तो विरचाओ ने। ठीक है। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? अजीवित कोशिका? उल्टा। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, अजीवित कोशिका का ल्यूवेनहॉक, है ना? मतलब फ्लो में कुछ भी उल्टा कर देना है। चलिए आइए, देखिए कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार के। एक होता है आपका समसूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब तीनों होता किस किस में है? तो असूत्री जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जीव मतलब क्या होता है? जिसमें कोशिका पूरा डेवलप रहता है, यही ना? नहीं, वो होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें डेवलप्ड नहीं होता है। ये दोनों में अंतर ही ना है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है? तो सर प्रोकैरियोटिक होता है जो जिसमें कोशिका पूरी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है, पूरा अच्छा विकसित नहीं होता है, वो होता है प्रो। और जिसमें पूरा अच्छा तरह से विकसित रहेगा वो रहेगा यू। जैसे हम लोग के में जो कोशिका है वो पूरा अच्छी तरह से क्या है, विकसित है ना? उसमें आपका केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, झिल्ली है, ठीक है। तो वो पूरी अच्छी तरह से क्या है, विकसित है। इसीलिए हम लोग के शरीर में कौन सी कोशिका मिलेगा? यूकैरियोटिक। अब जीवाणु का कोशिका अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता, उसमें कौन सी रहेगा? प्रोकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक में क्या, कौन सी विभाजन होगा? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक जीव में। सूत्री विभाजन या समसूत्री जिसको बोलते हैं, सूत्री बोले या समसूत्री, ये कायिक कोशिका में। अब कायिक कोशिका क्या होता है आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? जनन कोशिका में, ठीक है। अर्धसूत्री जनन कोशिका, समसूत्री कायिक कोशिका और असूत्री प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है। 3 प्रकार का होता है विभाजन। कौन कौन सा? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? इधर से आप लोग अभी जितना भी पीपीटी के माध्यम से पढ़ा इतना लिखवाते रहते तो अभी 2 दिन लगता, 2 से 3 दिन। एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जा रहा है। बाकी आप लोग को अपना घर पे मेहनत करना पड़ता है, वो कि फ़ोन में से उतारना है, नोट्स बनाना है। और हाँ, नोट्स बना रहे हैं आप लोग ना कि फ़ोन का चीज़ फ़ोने में रहता है। नोट्स जरूरी है, ऐसा ना हो कि हम जो पढ़ाएं तो फ़ोन में है तो फ़ोने में रह जाए, ठीक है। नोट्स भी हम चेक करेंगे, एक दिन समय देंगे आप लोग के लिए और नोट्स चेक कर लेंगे, क्या कि हमको पता है कि आप लोग बहुत तेज हैं। नया टॉपिक शुरू किए हैं तो पढ़ाएं, नोट चेक करेंगे ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। अबे तो कोशिका विभाजन का 3 प्रकार, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा कौन था? विरचाओ ने 1855। उसने क्या बोला कि जो भी नई कोशिकाएं होती है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। तो जो कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा तो निर्माण करने वाला कोशिका हो गया पेरेंट सेल, मतलब मातृ कोशिका। और 2 नया जो कोशिका बना उसको बोलेंगे डॉटर सेल, ठीक है। चलिए अब सोचते हैं असूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए इसमें क्या बोला कि यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं, अभी लिखा था ना प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें अविकसित रहेगा, जैसे में नील हरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ इत्यादि में होता है। तो ये होता कैसे है? तो इसमें कहना क्या है कि इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है। देखिए ये आपका कोशिका था, ये पहले लंबा हो जाएगा, फिर सीधा 2 भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है
और प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए स्टेप दिया है ना, पहले एक ही कोशिका था उसका केंद्रक है, अब यही केंद्रक में लंबा हो गया, ठीक है। और लंबा क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो गया और दोनों में केंद्रक मौजूद हो गया। केंद्रक तो दोनों में रहता था, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। तो ये आपका असूत्री विभाजन में वही है कि केंद्रक ही लंबा हो जाता है और लंबा क्या होता है, दो अलग अलग भागों में वो विभाजित हो जाता है, ठीक है। और दोनों कोशिकाओं में एक केंद्रक मौजूद हो गया। यही ना बात दिखा रही है फिगर में, एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा हुआ है। क्या बोले आप? तो ये क्या होगा आपका असूत्री विभाजन। अब आते हैं समसूत्री, जिसको सूत्री बोला गया। तो देखिए इसमें क्या था कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक कौन थे, वाल्थेर फ्लेमिंग। वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा, यही फ्लेमिंग महोदय, ठीक है। इन्होंने 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। क्या नाम दिया? माइटोसिस। यह विभाजन कायिक कोशिका में मतलब सोमेटिक सेल में होता है। जैसे इसका काम क्या था, यह घाव को भरने का कार्य करता है, कटे फटे अंगों को मरम्मत करता है। जैसे हम लोग के शरीर में होता है ना, कायिक कोशिका में क्या होता है, जख्म हो गया, घाव हो गया है, कट गया है, तो उसको दवा लगाएंगे तो फिर एकदम हो जाता है, भर जाता है। तो किसका काम है, वो विभाजन होता है किसका, समसूत्री विभाजन, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि कट गया तो दो अलगे अलगे हाथ निकल जाएगा, नहीं ना है, वही को भरेगा, उसको बैलेंस कर देगा भर के, ठीक है। इसमें और क्या है, इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका जो मदर सेल है वो दो पुत्री कोशिका मतलब डॉटर सेल का निर्माण होता है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के क्या होते हैं, बराबर होता है, ठीक है। गुणसूत्र समझ रहे हैं ना, जिसमें आदमी का लूढ़ लक्षण पाया जाता है, जेनेटिक गुण मिलेगा, है ना। जैसे क्या बताया ऑप्शन के बारे में। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है, यह घाव को भरने में, कटे फटे अंगों को मरम्मत करने में समसूत्री विभाजन काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल जो है दो डॉटर सेल बनेगा, उसमें गुणसूत्र क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पर मदर सेल का गुणसूत्र 46 था, तो यहाँ दो डॉटर सेल जो बना इसका भी गुणसूत्र कितना कितना है, 46 है, ठीक है। इसको सबसे पहले देखा कौन था, तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने। किसने, वाल्थेर फ्लेमिंग ने। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग देवी लोग समझने में जो भी होगा दिक्कत आप क्लियरली पूछे कि सर ये क्या होता है। कायिक कोशिका समझ गए, कायिक कोशिका मतलब हम लोग कायिक कोशिका जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोला गया, माइटोसिस। क्या बोला गया, माइटोसिस बोला गया। समसूत्री विभाजन को ही क्या बोला गया, माइटोसिस बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब समसूत्री विभाजन का भी दो अवस्था पूरा करता है। समसूत्री विभाजन भी है, वो आपका दो टाइम पीरियड लेके चलता है। अवस्था क्या क्या है, तो पहला अवस्था है अंतरावस्था, इंटरफेज। इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी शुरू होगा, ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी अवस्था यही है। कोशिका जैसे कि घाव भरने में लंबा समय लगता है ना, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे घाव हुआ और दवा लगाया तुरंत खत्म, लंबा समय। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा जो बीच का गैपिंग आ गया घाव में, तो उस दोनों कोशिकाओं को भरने में कोशिका विभाजन में ही सबसे लंबा समय लगता है। इसीलिए इसको बोला है क्या, अंतरावस्था, मतलब विभाजन की उसमें तैयारी शुरू होता है कि हाँ भर देना चाहिए, बहुत दिन से दवाई लगा रहा था, है ना, मलहम लगा रहा था, अब भरना चाहिए, तो लंबा समय। अब क्या होता है दूसरा, सूत्री अवस्था। इसमें क्या होता है कि पहले और बाद में, तो माइटोसिस फेज में क्या होता है कि पहले क्या होता है कि पहले उसमें केंद्रक का विभाजन होता है। किसका, केंद्रक का विभाजन। पहले केंद्र अपना अपना भाग बना लेगा वो, ठीक है। इसको केंद्रक विभाजन का भी 4 गो फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। अब चारों फेज का भी चर्चा करेंगे आगे, क्या क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और बाद में कोशिका क्या होता है, जैसे केंद्रक अपना पहले बंटवारा कर लिया, केंद्रक है ना, जैसे दोनों भाई बंटवारा हो गया, बीच में दीवार दे दिया,
एगो घर एन एगो घर एन, यही ना था। तो यही हुआ आपका कि लास्ट में क्या कि पहले आपका केंद्र का विभाजन हो गया है, मतलब पहले नपैया उपैया सब कर लिया, कने तोहर घर है कने हमर घर रहेगा, खाली बीच में आया तो एक दीवार दे दिया तो दो घरे बन गया। यही बात किया यहाँ पे, ठीक है, कि पहले आपका केंद्र का विभाजन कर लिया, बाद में दो कोशिका का निर्माण कर लिया। कैसे कैसे? आपका ये मदर सेल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, डॉटर सेल। तो ये पूरा हो गया किसका, समसूत्री विभाजन की अवस्था है। पहले तैयारी शुरू होगा, उसके बाद फिर केंद्र का विभाजन कर लेगा, उसके बाद कोशिका विभाजन हो गया। ये पूरा टर्म, ये सबसे लंबा समय किस में लगेगा आपका, अंतरावस्था में तैयारी शुरू करने में, है ना, 95%। और ये केंद्रक विभाजन का आपका जो 3-4 टर्म है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब इसको समझ ये सब होता क्या है, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, ठीक है, टेलोफेज क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझिएगा। केंद्रक विभाजन का चार चरण है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अभी तो अभी देखने की है कि कोई पहले केंद्रक का निर्माण होता है, और केंद्रक का जब दो अलग अलग केंद्रक बन गया तो क्या बन गया आपका, दो अलग अलग कोशिका। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है फिगर में भी कि सर एक कोशिका था पहले, उसका केंद्रक बड़ा होकर दो अलग अलग केंद्रक बना लिया, और जब दो केंद्रक बना लिया तो वही केंद्रक क्या कर लिया कि दो अलग अलग सेल भी बना लिया, कोशिका बना लिया, ठीक है। अब इसका 4 चरण है, उसको देखते हैं। पता प्रोफेज क्या होता है, ठीक है, यही था ना उसका। देखिए साइंस वाइंस जो कुछ कुछ है ना, साइंस चाहे वो बायोलॉजी पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए, उसका इंग्लिश और थोड़ा ठीक ठाक है। हिंदी तो इतना खराब लगा कि मुंह उठाया था बोले में। इसमें तो ठीक है पूर्वावस्था, लेकिन कुछ कुछ और नाम हिंदी में है जिसे बहुत खतरनाक खतरनाक नाम रहेगा, हिंदी पढ़ पाना। केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो उसका हिंदी नहीं देखे हैं। बायोलॉजी का भी नाम मिलेगा, इसीलिए हम दोनों लेके चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। जो जिनका अपना जो पसंद है अपने हिसाब से रख लीजिए, बाकी लौटा दीजिएगा हमको। तो पहला आते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, देखिए कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ पर होगा, प्रोफेज में। इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते, देखिए यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम है झुंड में, ठीक है। ये देखिए 4 गो फेज यहाँ पर फिगर के रूप दिखाया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब कैसे कैसे होता है सबको समझिएगा। प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम किसमें दिखाई दे रहा है, झुंड में दिखाई देता है। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं आ सकता, उसमें क्रोमोसोम बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, झुंड में रहेगा, ग्रुप में, इसलिए आप क्रोमोसोम को गिन नहीं सकते हैं। इसमें तारक का सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगता है। तारक का समझ रहे, सेंट्रोसोम याद कीजिए, कोशिका बताया था तारक का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये तारक का जो है, ये देखिए साइड साइड में जो है तारक का है। तारक का क्या होता है कि दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगता है, दोनों ध्रुव ऊपर नीचे है ना, साउथ और नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण की ओर। किसमें होता है ये, प्रोफेज में, पूर्वावस्था में। किसमें क्रोमोसोम झुंड में रहता है जिसमें हम गिन नहीं सकते। और तारक क्या क्या करता है कि वो दोनों ध्रुव की ओर, मतलब ऊपर में और नीचे में जाने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद किसमें आएगा, मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज में क्या होता है कि इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित रहता है। जो भी क्रोमोसोम है किस में हो गया, एक मध्य लाइन में। और तारक का देखिए चला गया ऊपर में, फिगर में दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्रोमोसोम पूरा झुंड में था इकट्ठे, तारक का जहां तहां था। प्रोफेज में क्या हुआ था कि तारक का चला गया ध्रुवों पर, मतलब कि ऊपर और नीचे, पहला फेज में हुआ। प्रोफेज में तारक का दोनों ऊपर और नीचे चला गया। मेटाफेज में क्या आया कि जो उसमें क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम एक लाइन में सरिया गया, ठीक है। मेटाफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम क्या हुआ, एक लाइन में व्यवस्थित हो गया, सजा दिया गया है। इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता था। अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, ये सब एक ही लाइन में हो गया। इसमें क्या था, सब झुंड में था, तितर बितर था, तो काउंट कर पाना क्या था, मुश्किल था। तारक का भी था लेकिन जहां तहां था। लेकिन इसमें क्या क्या था, पहला फेज में, प्रोफेज में, कि तारक का है दोनों ध्रुवों की ओर चला गया,
ठीक है, तो ध्रुव दो को ना मैप में दिखाएंगे तो उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तारक पहुंच गया। अब तारक जब दो ध्रुव में चला गया तो दूसरा फेज आता है मेटाफेज का। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम जहां तहां घूम रहा था तो क्या हुआ कि एक लाइन में व्यवस्थित हो गया। अब एक लाइन में व्यवस्थित हो, इसको गिनना आसान है। जैसे यही क्लासरूम में जैसे जैसे बच्चा बैठ जाएगा तो काउंट करना मुश्किल है। अब कर दे कि हम एक बेंच पर 4 गो है और 10 को बच्चा 10 बेंच बैठा हुआ है, तो आराम से गिन लेंगे 10 चौके 40, ये नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही काम किया, क्या हुआ कि यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हुआ कि एक लाइन में व्यवस्थित हो गया। इसको गिन पाना क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। इसमें तारक का ध्रुवों पर पहुंच जाता था। तारक का से तुर्क तंतु स्पाइनल फाइबर निकला। तो देखिए यही आपका तुर्क तंतु है जो आपका क्या करता है, क्रोमोसोम को तारक काय से जोड़ के रखा है। दिख रहा है फोटो में, तारक काय से जोड़ के रखा है आपका किसको, क्रोमोसोम। दिख रहा है आपको आराम से, जोड़ा है। किसमें आया है, मेटाफेज। तो अभी तक 2 फेज पढ़े हैं। देखिए इसको बार बार रिपीट करता कि दिमाग में दम उतर जाए। पहले कोशिका में जो आपका क्या बोलते हैं क्रोमोसोम था और तारक काय था, क्या था, जहां तहां घूम फिर रहा था अंदर में। ठीक है, तो गिन पाना मुश्किल था। पहला फेज आता है प्रोफेज। उसमें क्या था कि जो तारक काय था वो दोनों कहाँ चला गया, ध्रुव पर चला गया, पहला कंडीशन में। मेटाफेज में क्या हुआ कि उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम थे वो सब क्या हुआ, एक लाइन में व्यवस्थित हो गए। ठीक है, और तारक काय से जो तुर्क तंतु निकलता है, एक तंतु है, फाइबर है, स्पाइनल फाइबर, वो क्या किया, स्पाइनल फाइबर वो क्या किया कि इसको जोड़ के रखा है ना, किसको, क्रोमोसोम को। कौन, तारक का। मेटाफेज में आते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या है कि तुर्क तंतु जो है क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। ले, कहानी खत्म है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम यहाँ पर व्यवस्थित थे, ठीक है, अब इसको क्या किया कि ये अपनी ओर खींच लिया और ये ध्रुव था तारक का जी, इसको अपनी ओर खींच लिया। समझ में आया मामला। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। जैसे ऐसे देखिए कि बीच में एकदम आदमी बहुत सारा था और 2 गो टीम बना के 2 गो मेन हेड हो गया, एगो चला गया उधर, एगो चला गया इधर, और दोनों अपना अपना टीम के बुला लिया, बांट लिया, है ना। जो मेरे साथ आ जाता है इधर आ जाओ, जो उधर जाना है तो उधर चला जाओ। तो ये खींचने का काम कौन करता है, तुर्क तंतु जिसको बोला गया। तुर्क तंतु इसको जोड़ा था, है ना। इसको क्या किया, दोनों तुर्क तंतु इसको अपनी ओर खींच लिया दोनों साइड में। किसको, क्रोमोसोम को। सबसे छोटा अवस्था है। देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम दिख रहा है ना फिगर में कि यहाँ पर सब बीच में था तो प्रोफेज था। यहाँ पर दोनों तारक का अलग अलग था, ध्रुव की ओर चला गया और ध्रुव से क्या हुआ, क्रोमोसोम को एक लाइन व्यवस्थित करके सबको जोड़ लिया, कनेक्शन दे दिया। मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आया क्या, एनाफेज। एनाफेज का कि दोनों अपनी ओर क्या हुआ, खींच लिया। और खींचने के बाद देखिए अब यहाँ पर भी तुर्क तंतु मिल गया तारक का, और क्या मिल गया, क्रोमोसोम। दोनों मिल गया ना, तारक का और क्रोमोसोम दोनों आ गया। तो कोशिका में क्या होता है, तारक का और क्रोमोसोम ही ना। अब जब दोनों अपने अपना बट गया तो क्या करेगा कि दोनों बोले कि तुम अलग हम अलग। आइए इसमें देखिए, यही आपका मेन फिगर था, ये आपका कोशिका था। ये देखिए आपका क्रोमोसोम यहाँ दिख रहा है ब्लू लाल में, ठीक है, ब्लू लाल। और ये आपका तारक का था, ऐसे खींच के अपनी अपनी ओर अपना बटोर लिया है, ठीक है। और बीच से दिख रहा है ऐसे, देखिए ये पूरा सेल का डिवीजन है, ऐसे ये ऐसे करके शेप बना लिया, मतलब कि अब टूटने के लिए तैयार हो गया। बीच में दबा है ना, अब यहीं से बीच से क्या होगा, टूट कर दोनों क्या हो जाएगा, सेल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी मिल जाएगा क्रोमोसोम और तारक का। यही है लास्ट वाला फेज। लास्ट फेज टेलोस फेज। टेलोस फेज में क्या होता है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्र झिल्ली का निर्माण हो जाता है और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रों का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका के अंदर कितना केंद्र, 2 केंद्र, ठीक है। और जब 2 केंद्र बन गया है तो धीरे धीरे क्या होगा, अलग हो ही जाएगा। चलिए आइए कोशिका विभाजन देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल का यहाँ पर क्या है कि यह समसूत्र विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में कोशिका द्रव 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात
एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, यही से था ना। पहले तो एक ही केंद्रक में था तारक का, और क्या था, क्रोमोसोम। वो फिर अलग अलग अपना दिखा, एक लाइन में आया। प्रोफेज मेटाफेज में एक लाइन में आया। एनाफेज में दोनों तारक का अपनी अपनी और टीम बना लिया, है ना। और टीम बना क्या कर लिएगा, टेलोफेज में दो केंद्रक बना दिया, ठीक है। और जैसे ही दो केंद्रक बनेगा तो देखिए एक ही सेल का दो केंद्रक दिखाई दे रहा है। ये पूरा सेल है, एक ही सेल है, एक ही कोशिका है। इस एक कोशिका में एक केंद्रक यहाँ पर था, एक केंद्रक यहाँ पर था, जिसके अंदर क्या है, तारक का है और क्रोमोसोम है, तारक का है और क्रोमोसोम। अब केंद्रक के साथ क्या चाहिए, तारक का है और क्रोमोसोम। क्या किया कि दोनों अलग अलग बना ली, ये इधर हो गया, ये अपना इधर हो गया, ठीक है। दोनों का बंटवारा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझे। कोशिका का वैसे बंटवारा होता है, घर द्वार जैसे होता है वैसे ही होता है, नहीं का टेंशन में सब लग रहा है, कैसे बंटवारा हो गया। हाँ, ये सब टेंशन में आ गई, कैसे करवा दिए सर। अरे हम नहीं करवाए, पहले से पढ़ने के लिए है ये इसमें। आइए अर्धसूत्री, ठीक है। तो अर्धसूत्री इसको दिया था फार्मर तथा मूरे, कब, 1900। इसको मियोसिस, एक था माइटोसिस, ये हो गया मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन की खोज वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन क्या किया था, स्ट्रासबर्गर। कौन था, स्ट्रासबर्गर। कब, 1888 में। यह विभाजन केवल जनन कोशिका मतलब स्पर्म और ओवम में होता है, ठीक है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका जैसे स्पर्म और ओवम में ही देखने को मिलेगा, अर्धसूत्री विभाजन। आप लोग देखे होंगे पढ़े हुए 10th क्लास में। इसमें क्या होता है कि पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, आधा होता है। इसमें विभाजन क्रिया 2 बार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। आप देखिए यहाँ पर ये आपका 46 गो था क्रोमोसोम, 46 होता है, 46 या 23 जोड़ा, तो 2 गो टूट गया 23 में। और तो यहाँ पर 46 से 2 गो टूटा क्या में, 23 और 23 में, तो ये हो गया आपका अर्धसूत्री, यही ना बोलेंगे, आधा आधा हो गया। और ई 23 फिर 2 गो 23 में टूटा, इसको बोलेंगे समसूत्री। कौन सी सूत्री, समसूत्री। सम मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर ना। सम मतलब बराबर होता है, मैथ में सम मतलब जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो पहले हुआ अर्धसूत्री, फिर क्या हो गया, समसूत्री। पहले 46 था, इसमें 23 टूटा, फिर 23 क्या हुआ, अलग अलग 23 बना लिया। तो यही बात ना बोला यहाँ पे। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, कितने बार, 2 बार। इसके परिणाम स्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का मतलब डॉटर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री नाम से पता चला, अर्ध मतलब आधा, क्योंकि 46 था उसका 23 हम कर दिए। और जिसमें बराबर बराबर था वो समसूत्री था। जैसे अभी देखिए आप लोग समसूत्री विभाजन में, कहाँ भाग गया समसूत्री, अरे भैया जाइए। समसूत्री विभाजन में क्या था, देखिए 46 गुणसूत्र था, तो इसका भी 46, इसका भी 46, दोनों बराबर बराबर भागों में टूट गया, है ना, इक्वल इक्वल। तो इसका समसूत्री था, सम में होता है बराबर, तो 46 था, 46 हुआ। ये हम हिंट्स दे रहे हैं पकड़ने का कि समसूत्री विभाजन कैसे डिफाइन किया जाता है। आप बोलिए कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर बराबर रहे, है ना। पेरेंट सेल में भी 46 रहेगा, डॉटर सेल में भी 46 रहेगा, तो हो गया समसूत्री। और अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्थात समसूत्री क्या बोला गया, माइटोसिस। क्या बोला गया, माइटोसिस। अब मियोसिस बोला गया अर्धसूत्री में। तो अर्ध में क्या होता है, आधा, क्योंकि 46 क्रोमोसोम था तो 2 भाग में टूट गया, 23 और 23।
आधा आधा हुआ ना। तो ये मतलब हिंट्स दिए हम ताकि आप लोग समझ जाए उसको अच्छे से। कहाँ भाग गया, ये था ना अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि 2 बार होता है विभाजन और 2 बार क्या होता है, 4 कोशिकाओं मतलब डॉटर सेल का निर्माण करता है ना, पुत्री कोशिका। अब इसका भी टर्म है, देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का भी 2 टर्म है, मियोसिस फेज 1 और मियोसिस फेज 2। अब मियोसिस का 4 गो है, प्रोफेज, मेटाफेज, सबका 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज और इसका देखिए नाम इधर पे है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, आप समझते हैं इसके बारे में कि ये सब क्या क्या है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसमें क्या था, समसूत्री में क्या था कि आपका क्या किया था कि तारक का और क्रोमोसोम, पहले क्रोमोसोम इधर उधर रहता था, है ना, तारक का भी इधर उधर। प्रोफेज में तारक का दोनों ध्रुव की ओर चला गया। मेटाफेज में क्रोमोसोम एक लाइन में आ गया। एनाफेज में तारक का जो था वो तुर्क तंतु से क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच लिया और 2 न्यूक्लियस बना दिया केंद्रक। और लास्ट में मेटाफेज टेलोफेज में क्या हुआ कि 2 केंद्रक बना था, 2 सेल बना दिया। ठीक है, तो ये 4 था। अब देखते हैं कि ये था कैसा, अर्धसूत्री। तो इसमें कैसे कैसे क्या होता है इसको समझिएगा। ठीक है, यही है आपका प्रोफेज 1, 2, 1, 1 सबका है ना। इसका नाम क्या है, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, देखिए इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये आपका क्रोमोनिमेटा, ये गुणसूत्र है आपका, क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। ये उलझे हुए धागे से जैसा दिख रहा है ना, धागा जैसा, थ्रेड जैसा, इसको क्या बोला गया, लेप्टोटीन। ये अवस्था क्या बोला गया, लेप्टोटीन। और उसको क्या बोला गया, इस जो धागा जैसा जो लिपटा हुआ दिख रहा है इसको क्या बोला गया, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा। ठीक है, अब आते हैं जाइगोटीन। इसमें क्या था कि समजात गुणसूत्र जोड़े युग बना लेते हैं जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं। देखिए ये पहले ऐसे ऐसे था, 2 हरा रंग के दिख रहा होगा और 2 पिंक दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है। ठीक है, तो जो समजातीय था, एक हरा और एक पिंक, और इसमें भी एक हरा और एक पिंक क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। ठीक है, क्या कर लिया, वो जोड़ा बना लिया। किस में, जाइगोटीन में, है ना। तो वो जो जोड़ा बना लिया पेयर, तो उस पेयर को क्या बोला गया, सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, ये सिनेप्सिस पहले अलग अलग था, उलझा हुआ, फिर एक जोड़ा बना लिया। अब आगे आते हैं पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है कि गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्र के मध्य में जीन विनिमय होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। देखिए ये आपका जीन है, बीच में है ना, दोनों के बीच में जीन। हम लोग पढ़ते हैं ना, जीन से क्या होता है कि एक दूसरे का जो है गुण लक्षण एक दूसरे में मिलेगा, आकार। जैसे अगर पिताजी का हाइट कम है और माताजी का भी हाइट कम है, तो उनसे जो संतान उसका भी हाइट कम ही रहेगा, है ना। या आप देखे होंगे कि या लड़का हो या लड़की हो, तो उसका जो फेस होता है उसका कटिंग या तो पापा पे या तो मम्मी पे जाता है। ठीक है, जिसका अलग हो गया वो दिक्कत हो जाता है। जीन अब सब जाके घर पूछेंगे, हम अपना अपना फोटो देखेंगे, अब मिलाएंगे कि कर वो गया है मम्मी पे कि पापा पे। चलिए आइए यहाँ पे, जीन विनिमय द्वारा क्या होता है कि सजातीय गुणसूत्रों में अनुवांशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिकता तो अब सुनवे की है, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं,
अभी वही ना बता रहे थे कि क्या होता है कि वो जीन जो होता है वही हम लोग के शरीर का क्या होता है, गुण और लक्षणों को एक दूसरे से ट्रांसफर करता है ना, कैरी करता है, वही जीन होता है, जिस लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये भी देखे होंगे क्या किसी के पिताजी का दाढ़ी नहीं आया है तो बेटों के दाढ़ी मोछ नहीं आवेगा, सही बात है, देखवे किए होंगे, बहुत कम आता है, रेयर केस में एक आध गो से रहेगा। कोई किसी के पिताजी चानिल होंगे तो उसका भी बाल बचा कर देखिएगा, बहुत कम बाल रहेगा माथा पे, वो भी बहुत कम उम्र में ही चानिल, चंदा मामा तो होता ही है। अब सही बात बोल लेंगे तो आप लोग हंसीएगा, ये सब सच्चाई है। अब हम सच्चाई बोल देते तो आप लोग को लगता है कि हाँ सर ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या बोले? तो लांगर देखिए होता जैसे वो तो अंग का ना हुआ, जेनेटिक थोड़ी हुआ, अंग वो अलग चीज है, जेनेटिक गुण अलग चीज है। अब किसी का हाथ नहीं होगा, नहीं रहता तो बच्चों के वो हाथ नहीं रहेगा, वो तो अंग का हुआ ना, समझे, वो जेनेटिक गुण थोड़ी है, वो जेनेटिक गुण नहीं है, ठीक है। हाँ उसका होता है रे, चलिए आइए ध्यान दे छोड़िए, अब आप लोग अपना चेहरा मत देखिए कि तो घर देखिएगा। अरे यहाँ पे ये समझे क्या था, पैकेटिन, ये क्या करता है कि जो जीन आप दोनों को बीच में जो बनता है मध्य में, ठीक है, वो जीन रहता है, वो क्या करता है, अनुवांशिकी विविधता बढ़ती है, जेनेटिक गुण को बढ़ाता है, और एक दूसरे में क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक गुणों को। आते हैं इसमें डिप्लोटीन, इसमें क्या होता है कि ये समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, समजात गुणसूत्र क्या होने लगा, अलग होने लगा, और डाइकाइनेसिस में क्या समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। तुर्क तंतु उधर दिख रहा बन रहा है ना, ये फिर से पकड़ क्या कर लेगा, दोनों को अलग अलग खींच लेगा, किसको, क्रोमोसोम को, जिसमें किसमें हुआ है आपका ये अर्धसूत्री विभाजन में, यही ना बोल सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए समसूत्री और अर्धसूत्री का जो आपका एनसीईआरटी बुक का जो है दिया हुआ अंतर, वही आपका है यहाँ पे। क्या क्या है शॉर्टकट में, कि यह विभाजन इकाई कोशिका में होता है, यह विभाजन जनन कोशिका, स्पर्म और ओवम। इस विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, इस विभाजन में 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसमें, अर्धसूत्री में। संतति कोशिका में जनक जैसे गुणसूत्र होने कारण अनुवांशिकी विविधता नहीं होती है ना। इसमें क्या था, 46 उसमें भी 46 उसमें भी, कोई अंतरे नहीं है, तो अनुवांशिक विविधता क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या कि संतति कोशिका के जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने कारण अनुवांशिक विविधता होती है ना। इसका 46 था लेकिन इसमें है 23, तो उसको 46 बनेगा ना किसी के साथ मिलके, तो अंतर दिखेगा। जैसे आप देखिए होता क्या है कि पिताजी काला है, माँ गोरी है, लेकिन बेटा गोर निकल जाएगा। पिताजी लंबा है, माँ नाटी है आप, लेकिन बेटा लंबा हो जाएगा, लंबा भी होगा गोरा भी होगा। तो उसे क्या, उसमें जो लंबाई का गुण मिल गया पिताजी से मिल गया, और गोराई वाला गुण मिल गया माताजी से मिल गया, है ना। क्योंकि हम लोग का जो क्रोमोसोम होता है क्या, 23 मिलके ना बनाता है 46, दोनों में होता है। ओवरी जब क्या है, स्पर्म में भी होता है और ओवम में भी होता है, तो दोनों का 23 मिले क्या बनाएगा, 46 बनाएगा, दोनों का गुण आएगा, है ना। किसी भी चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें जो आता है गुण वो माता का भी और पिता का दोनों का भी गुण आता है। इसीलिए उसमें क्या होता है कि अनुवांशिक विविधता देखने को मिलेगा, है ना। नहीं तो सेम नहीं होता, लेकिन सेम एकदम होता है, एकदम डिटो कारण कॉपी नहीं ना, थोड़ा बहुत अंतर होता है। थोड़ा बहुत अंतर क्या होता है देखने को मिलेगा, लंबाई में थोड़ा अंतर हो जाएगा,
मतलब फेस कटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, आनुवांशिक विविधता देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वो अर्धसूत्री विभाजन था, 23-23 दोनों को मिला कर बनाया गया है। आइए, इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि होता ही नहीं आनुवांशिक विविधता, तो आदान प्रदान कहाँ से होगा। लेकिन इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान होता है। किसमें? अर्धसूत्रीय में। तो समसूत्री और अर्धसूत्री हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे विभाजन। दिक्कत है क्या? नहीं ना। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका, मतलब कि हमारा शरीर है, अंदर में शरीर का जो क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। जैसे यहाँ पर कटेगा तो यहाँ मलहम आया तो यहाँ पर हाथ का ही स्किन आएगा, तलवा का स्किन नहीं आ जाएगा, नहीं ना, हाथ का ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का कोशिका क्या था, ये समसूत्री विभाजन हुआ है, जैसा था वैसे नहीं विभाजित करेगा, है ना। अगर तलवा कट गया है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, तराव, अगर उप कट गया तो उसको लगाएंगे तो वहां पर बाल उल नहीं उगने लगेगा, नहीं ना, उसको वही वैसा ही आएगा जैसा उसका स्किन था। क्यों? क्योंकि वहां पर कैसा विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। जैसा था एकदम वैसने के वैसने आएगा। कान कट गया यहाँ पर, जैसे कान में छिला गया, नाक छिला गया, नाक पर ऐसे भरेंगे तो यहाँ पर कान नहीं उगने लगेगा, कल एक कान बन गया, है ना। वैसा नहीं होता है, जो जहाँ है वो उसका वैसा ही वहां पर देगा। तो समसूत्री है ना, आज चेंज होगा तो अर्धसूत्री। कोई दिक्कत कि है? दिक्कत हो तो बोलिएगा, हम कुछ ही कर सकते हैं दिक्कत में। आइए आप लोग के सामने, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? समसूत्री, माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिन कब होता है? अब देखिए ऐसे नाम दिया है, आप पूछ ले है, SSC CGL 2020 का सवाल है, तो नहीं जानेगा जो इतना डिटेल से तो फंसवे न करेगा। देखिए सिनेप्सिन कब बनता है, तो अभी पढ़ा है तो सिनेप्सिन का सीन, सिनेप्सिन कहीं दिखाई दे रहा है? एने मिलेगा, सिनेप्सिस, जाइगोटिन, है ना, जाइगोटिन में मिला जाइगोटिन। और 2020 का सवाल पूछा CGL में, और एक ग्रुप D 2022 का है। गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? अलग हो गया गुणसूत्र तो मेटाफेज में ना, अलग हो गया तो मेटाफेज में, एनाफेज में, एनाफेज ना। गुणसूत्र बोला है बाबू, गुणसूत्र, क्रोमोसोम अलग होना, वो तो कोशिका अलग हो जाता है लास्ट में, वो तो सेले मतलब केंद्र के अलग अलग बना लेगा। तो सिर्फ एनाफेज में ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो एनाफेज में गुणसूत्र क्या हो जाएगा, अलग अलग। तारक का अपनी ओर खींच लेगा, तो बोला कि तुम हमारे साथ चले आओ, उसको अलग के साथ भेज देगा, है ना। तो वो हो गया किस में, एनाफेज। क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है? तो क्रॉसिंग ओवर अभी देख रहे थे, देखिए क्रॉसिंग ओवर, देखिए इधर रहेगा क्रॉसिंग ओवर, है ना, किसमें, पैकिटिन में। पैकिटिन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है थ्रेड का। तो क्रॉसिंग ओवर दिखेगा किसमें, पैकिटिन। और ये सवाल आपका नहीं, तो अभी जो पढ़ा है इसमें थोड़ा नाम अजीब अजीब आ रहा है ना, इस सब नाम अजीब है थोड़ा बहुत, हिंदी इंग्लिश में दोनों में ऐसे ही है वो, तो थोड़ा कर भुला जाइएगा उसका। पढ़े तो सब है कि पैकिटिन, क्रॉसिंग ओवर क्या है, लेकिन नाम थोड़ा टेढ़ा है इसलिए भूल जा रहे हैं। अगर एक आध बार और अच्छे से घर पे देखिएगा तो सब सिस्टमेटिक ढंग से याद हो जाएगा। उतना कुछ है नहीं, उतना हम बता दें कि हाँ एक बार पढ़ने पर हमारा बात याद आएगा और याद हो जाएगा, है ना। बाकी तो भगवान की मर्जी है। निम्नलिखित में से कौन सी चरण कोशिका चक्र में 95% समय पर कब्जा करता है? इंटरफेज ना, तैयारी करता है सब कि चलो मारा मारी होगा, है ना, इंटरफेज वाला में कि चलो कोशिका विभाजन होगा, है ना, तो इंटरफेज।
न्यूनीकरण विभाजन की पूर्वावस्था में कई चरण होते हैं, सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? आखिर यूपी पीछे उदाहरण इसका है, देख लीजिए कौन कौन सा है। शुरुआत किससे हुआ था? देख लीजिए एक बार, देख लेते हैं फिर से। कहने भाग गया जी, इधर है। अरे याद कीजिए ना, लज पेडिडा, लेजा पेडिडा है ना, लेजा पेडिडा। अब खोजिए लेजा पेडिडा करने हैं, एकदम उसी फॉर्मेट में लेजा पेडिडा मिला। ले जा इसमें नहीं है, लेजा पेडिडा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। याद नहीं लिखना है उतना, लेजा पेडिडा से काम चला लिए हम लोग, है ना। लेजा पेडिडा कहानी खत्म, सब में नहीं मिल रहा था इसे, है ना। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका में कितनी पुत्री कोशिकाएं होता है? बाबू समसूत्री है, दूगो समसूत्री में, अर्धसूत्री में कितना? 4। भुला जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितना? बराबर बराबर, ताकि लिखा हुआ है क्या? सम, तब बराबर ही रहेगा। एनटीपीसी 21 का सवाल है और 2018 का ग्रुप डी का सवाल है, और है अब नहीं है। नहीं बायोलॉजी का सेवा समाप्त किए। क्या याद करना था? लेजा पेडिडा याद हो भी गया होगा, ठीक है। चलिए, इसका हम पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, अपना देख लीजिएगा। हाँ, बंद कीजिए।